आज के कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर विषय, आज विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की एक समस्या है। हिंसा और आतंकवाद की एक दूसरी समस्या है। इस दुनिया के अंदर दो दुनियाएं बनी हुई हैं, एक अमीर की दुनिया, एक गरीब की दुनिया। ये असमानता, ये गरीबी, ये भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस युग के अंदर कोरोना जैसी एक और नई समस्या हमारे सामने उपस्थित हुई है। किंतु मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं, रही अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान अगर एक जगह कहीं पर मौजूद है, वो भगवान महावीर के दर्शन में मौजूद है, और मुझे वो विरासत में मिला। ये मेरा सौभाग्य है। आज मैं अगर तालिबान अफगानिस्तान की चर्चा करूं, अन्य देशों की चर्चा करूं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या है, महामहिम में निवेदन करना चाहूंगा, वैचारिक प्रदूषण उससे कम समस्या नहीं है, उससे अधिक खतरनाक समस्या है। और आजकल हम इंटरनेट के युग में देखते हैं, मोबाइल खोलते ही जिस तरह से नफरत की आंधी, घृणा की बातें। मैं अनेक बार कहता हूं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं। आप केंद्रीय मंत्री के रूप में अनेक पदों पर रहे, जिसमें यहां आने से पूर्व आप सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ मंत्री के साथ साथ राज्यसभा में सदन के नेता थे। उस नाते आप ज्यादा जानते हैं कि गली का कचरा तो फिर भी साफ हो जाएगा, किंतु ये दिमागों में भेजा हुआ नफरत और घृणा का कचरा साफ करने के अंदर पीढ़ियां गुजर जाती है। और ऐसे के अंदर पूज्य गुरुदेव ने जिस शादवाद की बात कही, जिसे अनेकांत दर्शन कहें, मैं समझता हूं इस मंच पर एक ऐसा उदाहरण है। भला एक जैन मुनि की षष्ठी पूर्ति का प्रोग्राम, क्या लेना देना है आर्ट ऑफ लिविंग के इस केंद्र के अंदर इस तरह से, इस उमंग से, इस उत्साह से, इस भावना से? ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने भेद विज्ञान की अनुभूति की है, जो अध्यात्म के हिमालय और शिखर पर पहुंचा है। अगर हमें वैचारिक प्रदूषण से मुक्ति पानी है, तो मैं समझता हूं गुरुदेव ने जो रास्ता दिखाया, हम अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करना सीखें। यही अनेकांत दर्शन है, यहीं से अहिंसा का शुभारंभ होता है। अपेक्षा है हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, लोकतंत्र में तो मतभेद को विकास का माध्यम माना गया है, किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है तब समस्याएं उत्पन्न होती है। और ऐसी समस्याओं का भी, वैश्विक समस्याओं का भी पूज्य गुरुदेव ने अपने सानिध्य के अंदर दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों को साथ बिठा करके, जैसे आज हमारे बीच माननीय राज्यपाल जी बीच में बैठे हुए हैं, ऐसे बिठा करके इस तरह के समझौते कराए और हिंसा की वर्षों की चली आ रही समस्याओं का समाधान किया। निश्चित रूप से आज जब उनके सानिध्य में चर्चा हो रही है, और ऐसे माननीय राज्यपाल जी, मैं वो मेरे बीच में सामने उपस्थित है, केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी अनेक बार कहा करते थे कि यूं तो आदमी कहीं भी फिसल सकता है, किंतु बाथरूम में फिसलने की संभावना ज्यादा रहती है। यूं तो व्यक्ति कहीं पर भी बिगड़ सकता है, किंतु सत्ता के शिखर पर पहुंच करके उस कोटड़ी से जो है बेदाग बाहर आ जाना, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। एक ऐसा कर्नाटक को राज्यपाल मिला है जिन्होंने ज्यों की त्यों धरदीनी रे चदरिया की तर्ज पर यहां राज्यपाल बनकर के आए हैं। इतने वरिष्ठ पदों के रहने, मैं इसलिए कह रहा हूं, जैन मोहल्ले में रहते हैं। इनकी धर्मपत्नी जी अठाई के गीत गाती हैं, भिक्षा करवाती हैं, तेले की तपस्या को जानती हैं, पर्युषण पर्व को जानती हैं। और मैं आपको बताना चाहूं कि इतने पदों पर रहने वाले कर्नाटक वाले शायद विश्वास ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी खाने होती है, ये अपना ठीक से घर नहीं बना पाए हैं अभी तक। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए गुरुदेव आपके सानिध्य में एक ऐसे व्यक्तित्व का चयन किया
और ऐसा तपा तपाया व्यक्तित्व जब कोई बात कहता है, उस बात का असर गले से वो दिल तक जाती है। मैं अधिक लंबा समय इसलिए भी नहीं लूंगा क्योंकि बाद में माननीय श्री को पूज्य गुरुदेव के हमारे साथ अलग से भी एक थोड़ी सी देर की चर्चा है। मैं इस समय लंबा अवसर नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा कि पूज्य गुरुदेव, आपने जो विशालता दिखाई, जो हृदय की सहृदयता दिखाई, और आपने एक जैन साधु की षष्ठी पूर्ति के लिए जिस तरह से, मैं इशारों में माननीय राज्यपाल से ये तो अवश्य कहूंगा कि जैन समुदाय वो समुदाय है जो रेवेन्यू चुकाने में सबसे आगे रहता है, जो अहिंसक और शांति प्रिय समाज है, जो लोक कल्याणकारी कार्यों में भी आगे रहता है। किंतु जब मैं उनकी तारीफ करता हूं तो मेरा यह भी दायित्व बनता है कि कहीं कहीं मैं उन्हें इशारा भी करूं। आप इस आर्ट ऑफ लिविंग के सैकड़ों एकड़ के मैदान में घूम घूम के देख लेना, कहीं पर किसी का आपको नाम लिखा नहीं मिलेगा। हमें अच्छी चीज जहां से मिले वो ग्रहण करनी चाहिए। आप देखने जाते हो अक्षरधाम को, फोटो भी खिंचाते हो, अक्षरधाम में किसी का नाम पत्र लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप स्वर्ण मंदिर जाते हो, वहां पर भी देखते हो बड़े से बड़ा व्यक्ति जो है बूट पॉलिश कर रहा है, सेवा कर रहा है, लंगर में सेवा दे रहा है। तो जो अच्छी बात है वो हम आत्मसात करना सीखें, और अगर ऐसा करेंगे स्वस्थ समाज की संरचना होगी, हमारी दुनिया और खूबसूरत बनेगी। और पूज्य गुरुदेव का तो ऐसा है कि हम इनकी बात तो टाल नहीं सकते। अब उन्होंने कह दिया, और मेरा यह मानना है कि भगवान की इन पर ऐसी कृपा है, इनको वचन सिद्धि है। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो गया, और अब मैं आगे भूल नहीं करूंगा। एक बार मैं आया दिल्ली, ये कार्यक्रम दिल्ली में तय हुआ था, तो गुरुदेव ने कहा यहीं रखो ना, तुम बार बार दिल्ली क्या करते हो, यहाँ करो एक बार। पर अब जठारी खाऊं बाजरी, वठारी उठाऊं हाजरी, बाजरी दिल्ली की खाता हूँ। चला गया दिल्ली का आग्रह करके, कोरोना आ गया, दिल्ली में हुआ ही नहीं, आखिर यहीं हुआ। मेरा माननीय राज्यपाल जी के साथ अपॉइंटमेंट था, ये शंकर जी साथ बैठे हुए हैं, 28 तारीख का मुझे टाइम दिया हुआ था। मैं गुरुदेव से मिलने आया 27 तारीख को, तो बोले लोकेश जी बढ़िया मौसम है, 2 दिन यहीं रहो ना। मैंने कहा गुरुदेव मुझे जाना है, शाम को प्रोग्राम है बेंगलोर में, कल माननीय से मुलाकात है, शाम को फ्लाइट से मुझे दिल्ली जाना है। रास्ते में पहुंचा, आधे रास्ते माननीय राज्यपाल जी के वहाँ से फ़ोन आया कि मैं जहाँ गया हुआ हूँ 2 दिन का टाइम ज़्यादा लग रहा है, कल नहीं मिलेंगे, और हमारी अब ये मुलाकात जो है 29-30 तारीख को होगी। मैं लौट के वापस आया और फिर 2 दिन यहीं पर रहा। आज अब कहा है कि लोकेश जी सतायु हो, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं सतायु होना चाहता हूँ गुरुदेव। आपने ये भी कहा कि कोरोना है इसलिए छोटे से रूप में मनाया, बस मेरा इतना ही है। मेरा शताब्दी महोत्सव, मैं आर्ट ऑफ लिविंग के सिल्वर जुबली महोत्सव में आया था। आपने बंबई के बाहर, मैं यहाँ बेंगलोर के बाहर मैदान में 10 लोगों की उपस्थिति में किया था। मैं चाहता हूँ मेरे शताब्दी महोत्सव में आपके सानिध्य में इसी तरह से वहाँ कार्यक्रम हो और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। वो होगा आपके सानिध्य में। मैंने छोटा सा वरदान मांगा है, जब मैं 100 साल का हूँगा तो आप अपने आप 125 साल के महात्मा गांधी का जो है वो भावना पूरी हो जाएगी। लेकिन सचमुच में गुरुदेव के तो शब्दों से नहीं, इन्होंने कहा कि लोकेश जी अच्छा बोल के, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा 700 से अधिक स्कूल देश भर में, किसी बच्चे से एक तांबे का पैसा नहीं लिया जाता है। आप बताइए, मैं माननीय राज्यपाल से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे भारत के अंदर ऐसे साधु सन्यासी जो है, और आप तो जिस कर्नाटक प्रदेश में आए हैं, उत्तर भारत में सन्यासी एजुकेशन के फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं। भले ही मैं पूज्य गुरुदेव का कहूँ, बाल गंगाधर स्वामी का कहूँ, माँ शिवरात्रि देसी केंद्र जी से कहूँ, एक से एक जो हैं। और गुरुदेव का तो शब्दों का ही नहीं, शब्दों से तो इनका तो इंगित ही बहुत होता है। तो मैं इनके लिए अनेक बार कहता हूँ, कल भी बोला था, आज फिर कह रहा हूँ कि स्नेहिल नजरों से निहारा तो निहाल हो गया, स्नेहिल नजरों से निहारा तो निहाल हो गया, और तिरछी नजरों से निहारा तो बेहाल हो गया। अजब नजारा है गुरुदेव तेरे नैनों का, नैने फिरादी जी से वो कंगाल हो गया। तो जिनके नैनों में ही ऐसा जादू हो, चुंबकीय व्यक्तित्व है, और उस कारण से आज 156 देशों में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के लिए, मानवीय मूल्यों के उत्थान के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए जो कार्य हो रहा है, तो सचमुच में मैं अधिक समय इसलिए नहीं लूँगा कि जब हमारे बीच में एक ऐसा महान तपाया व्यक्तित्व यहाँ पर मौजूद है। आइए हम सुनते हैं
हमारे कर्नाटक के प्रथम नागरिक, सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक पुरुष, माननीय राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत।